नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। इस बुलेटिन में आज बात होगी यूपी में अंतिम 2 चरणों के चुनाव के लिए तेज हुए प्रचार की। मणिपुर में पहले दौर के मतदान की जानेंगे बीजेपी उम्मीदवार के प्रचार पर चुनाव आयोग ने क्यों लगाई रोक। यूक्रेन में फंसे लोगों को लेकर राहुल ने सरकार से की क्या मांग। बात करेंगे दिल्ली में सांप्रदायिक टकराव पर बीजेपी नेताओं को कोर्ट के समन की। हिजाब पर बीजेपी सरकार को हाईकोर्ट की फटकार की। और बुलेटिन के आखिर में बात शराबबंदी पर फंसी नीतीश सरकार की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। समाप्त हुआ डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम का फरलो, वापस पहुंचे जेल। पंजाब विधानसभा चुनावों की वोटिंग से पहले मिली थी राम रहीम को फरलो। महंगाई से राहत मिलने की उम्मीद हुई कम, अब अमूल ने दूध की कीमतों में किया इजाफा, 2 रुपए लीटर बढ़ाई गई दूध की कीमत। माधवीपुरी बुच बनी शेयर बाजार की रेगुलेटर सेबी की नई चेयरपर्सन, पहले भी रह चुकी हैं पूर्णकालिक सदस्य। माधवीपुरी बुच लेंगी मौजूदा चेयरमैन रहे अजय त्यागी की जगह। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 388 अंकों की गिरावट के साथ 56,247 पर हुआ बंद। निफ्टी 135 अंकों की गिरावट के साथ 16,793 अंक पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद बात आज की सबसे बड़ी खबर की। यूपी विधानसभा चुनावों में अब तक 392 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। बची हुई 111 सीटों पर 3 और 7 मार्च को मतदान होना है। इसके लिए सभी दलों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत लगा दी है। चुनावों में महंगाई, बेरोजगारी, महामारी और छुट्टा पशुओं की समस्या सबसे बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है, जिसे बीजेपी की परेशानी बढ़ती दिख रही है। जन समस्याओं को लेकर विपक्ष बीजेपी को जमकर घेर रहा है। देखते हैं ये रिपोर्ट। यूपी की चुनावी जंग अपने अंतिम चरण में पहुंचने वाली है। बाकी बचे 2 चरणों की सीटों पर सियासी पार्टियों ने प्रचार तेज कर दिया है। सभी एक दूसरे पर जहां बयानों के तीर छोड़ रहे हैं, वहीं अपनी अपनी पार्टियों की जीत का दावा भी कर रहे हैं। पूर्वांचल को साधने के लिए राजनीतिक दल अपनी बनाई हुई रणनीति पर काम कर रहे हैं। आज अम्बेडकर नगर से हुंकार भरते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी की गर्मी वाले बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी पर जमकर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी की गर्मी निकल रही है, उनके नेता ठंडे पड़ गए हैं, अब बीजेपी की भाप निकलने वाली है। ये पार्टी सबसे बड़ी होने के साथ सबसे झूठी पार्टी भी है, इससे सावधान रहने की जरूरत है। बीजेपी ने किसानों को समय से खाद नहीं दी। पिछले 3 सालों में बच्चों की पढ़ाई चौपट हो गई। सरकार ने इसे पटरी पर लाने के लिए कुछ नहीं किया। देश के नौजवान बेरोजगार हो गए। जनता को भरोसा था कि बीजेपी वाले कुछ करेंगे, लेकिन सिर्फ धोखा दिया। बीजेपी को हार का डर सताने लगा है, इसलिए अब बाबा जी को रात में नींद नहीं आती है। अखिलेश ने जहां नौकरी, बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हुए बीजेपी पर निशाना साधा, तो वहीं कांग्रेस महासचिव ने भी रोजगार के मुद्दे पर बीजेपी की घेराबंदी की। आज बलिया में प्रियंका गांधी ने रोड शो कर पार्टी उम्मीदवार के समर्थन में प्रचार किया, साथ ही बीजेपी को खरी खरी सुनाई। प्रियंका ने कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार ने जब देश की सरकारी संपत्तियों को ही बेच डाला, तो वो युवाओं को रोजगार कहां से देगी। कांग्रेस की सरकार बनी तो किसानों का कर्जा माफ होगा, बिजली का बिल हाफ होगा, 20 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, धान और गेहूं की कीमत 2,500 रुपए प्रति क्विंटल किसानों को दी जाएगी। प्रियंका जहां बलिया में रोड शो कर रही थी, तो वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती अपनी पेठ और मजबूत करने के लिए आज आजमगढ़ में थी। आजमगढ़ में जनता को संबोधित करते हुए मायावती के निशाने पर बीजेपी, सपा और कांग्रेस थी। मायावती ने हमला बोलते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी अपराधियों को संरक्षण देने वाली पार्टी है। योगी सरकार की उपलब्धि 5 वर्ष धार्मिक उन्माद फैलाने की रही है। बुलडोजर दिखाकर योगी सरकार आम लोगों को डराती है। महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी से आम जनमानस पूरी तरह से बीजेपी सरकार से त्रस्त है। लोगों की जेब में पैसा नहीं है, लोग कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं, लेकिन बीजेपी सरकार पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से काम कर रही है। विपक्ष जहां बीजेपी की नाकामियों को गिनाने का काम कर रहा है, तो वहीं बीजेपी के नेता अपने कामों का बखान जनता के सामने कर रहे हैं। महाराजगंज से पीएम मोदी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि खेती से लेकर मिलिट्री तक, समुद्र से लेकर स्पेस तक भारत को हर क्षेत्र में शक्तिशाली बनाना है। वहीं सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने अपनी जीत का दावा करते हुए देवरिया की एक जनसभा में कहा कि 5 चरणों के चुनाव के बाद मैं कह सकता हूं कि बीजेपी पूर्ण बहुमत से आगे चल रही है। 6ठे और 7वें चरण में हम छक्का मारने के लिए आए हैं, जिससे हम 300 पार के लक्ष्य को फिर से प्राप्त कर सके। वादा और दावा तो सब कर रहे हैं, लेकिन यूपी के इस चुनावी मैदान में कौन छक्का मारता है और कौन क्लीन बोल्ड होता है, ये तो आने वाले नतीजे ही बताएंगे। यूपी में कल शाम को 6वें चरण के लिए चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा।
3 मार्च को वोटिंग होगी। यूपी के साथ इस समय मणिपुर चुनावों पर भी लोगों की नजरें लगी हुई हैं। 60 सदस्य मणिपुर विधानसभा की 38 सीटों पर पहले चरण में आज मतदान हुआ। तो मणिपुर में कहां कितने प्रतिशत वोट पड़े और किन दलों के बीच है मुकाबला, इसके लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। मणिपुर विधानसभा चुनाव 2 चरणों में हो रहा है। मणिपुर में कुल 60 सीटें हैं, जिसमें से आज 38 सीटों पर मतदान समाप्त हो गया। बाकी बचे 22 सीटों पर 5 मार्च को वोटिंग होगी। पहले चरण का मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ और शाम के 4 बजे समाप्त हो गया। कोरोना मरीजों के लिए मतदान की अलग व्यवस्था की गई थी। उनके लिए शाम 3 बजे से 4 बजे तक का समय वोटिंग के लिए तय किया गया था। आज पहले चरण में मणिपुर में कुल 78.03% मतदान हुआ। सबसे ज्यादा कांगपोकपी जिले में 82.97% मतदान हुआ है। पूर्वी इम्फाल में 76.64% मतदान हुआ। वहीं पश्चिमी इम्फाल में 82.19%, विशनपुर में 73.44% और चुराचांदपुर में 74.45% मतदान हुआ। मतदान के दौरान कहीं से भी कोई अप्रिय घटना की खबर सामने नहीं आई। हालांकि मतदान के दौरान कई स्थानों पर ईवीएम खराब होने की शिकायतें मिली, जिन्हें बदल लिया गया, जिस कारण मतदान भी बाधित हुआ और मतदाताओं को परेशानियों का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि पहले चरण में 12 लाख से ज्यादा मतदाताओं में से 5,80,000 पुरुष और 6,28,000 महिला मतदाता हैं। वहीं ट्रांसजेंडर मतदाताओं की संख्या 208 है। इनमें दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 14,565 है, जबकि 80 वर्ष से ज्यादा उम्र के मतदाताओं की संख्या 41,867 है। राज्य में मतदान केंद्रों की कुल संख्या 2,959 है। चुनाव आयोग के अनुसार 1,099 मतदान केंद्रों और 763 मतदान केंद्रों की पहचान संवेदनशील रूप में की गई है। मणिपुर विधानसभा चुनाव के मुख्य मुद्दों में ड्रग्स तस्करी, अफसपा, महिला सशक्तिकरण, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार शामिल हैं। इन चुनावी मुद्दों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस मैदान में है। साल 2017 की बात करें तो कांग्रेस 28 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन सरकार बनाने में असफल रही थी। बीजेपी को सिर्फ 21 सीटें ही हासिल हुई थी। इसी के चलते 60 सदस्यीय विधानसभा में बीजेपी को सरकार बनाने के लिए दूसरी पार्टियों से बहुमत के लिए सहयोग लेना पड़ा। बीजेपी ने एनपीपी और कुछ निर्दलीय विधायकों के सहयोग से सरकार बनाई और एन बीरेंद्र सिंह राज्य के मुख्यमंत्री बने। अब देखना ये होगा कि क्या इस बार भी कांग्रेस प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी और बीजेपी को वनवास भेजेगी या नहीं। मणिपुर में आज पहले चरण की वोटिंग पूरी हो चुकी है, लेकिन इस समय जिन राज्यों पर सबसे ज्यादा निगाहें हैं वो हैं यूपी की। यूपी में चुनाव प्रचार में नेताओं की भाषा इस बार सभी हदें पार कर गई। खासतौर पर बीजेपी के छोटे से लेकर बड़े नेताओं ने विरोधियों को लेकर जिस भाषा का इस्तेमाल किया है, वैसा भारतीय लोकतंत्र में शायद ही कभी देखा गया हो। बीजेपी के एक उम्मीदवार ने तो मतदाताओं पर भी निशाना साध दिया, जिसे लेकर अब चुनाव आयोग ने बीजेपी उम्मीदवार पर सख्त कार्रवाई की है। चुनाव के वक्त बीजेपी के नेता अक्सर उलझुल बयान देते हुए नजर आते हैं। आज एक बार फिर बीजेपी नेता के बिगड़े बोल सामने आए हैं। सिद्धार्थनगर की डुमरियागंज विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे बीजेपी विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने छठे चरण के चुनाव प्रचार के दौरान विवादित बयान दिया है, जिसके बाद से यूपी में सियासी हलचल और तेज हो गई है। राघवेंद्र प्रताप सिंह जनता को डराते धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों प्रचार के दौरान उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो कहते सुने गए कि जो हिंदू उन्हें छोड़कर किसी और को वोट देगा, वो उनका डीएनए टेस्ट करवाएंगे कि उनमें हिंदू का ही खून है या फिर मुसलमानों का भी खून है। बीजेपी नेता के इस बयान के बाद विपक्ष बीजेपी पर हमलावर हो गया है। विपक्ष के नेताओं ने कहा कि बीजेपी हमेशा ही धर्म की राजनीति करती है, लोगों को उकसाती है, दंगा करवाती है, मतभेद पैदा करती है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने और समाज में नफरत फैलाने के लिए बीजेपी विधायक पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने मामले को फौरन संज्ञान में लेते हुए बीजेपी नेता पर कार्रवाई की है। आयोग ने 24 घंटे तक राघवेंद्र प्रताप के प्रचार करने पर रोक लगा दी है। ये रोक आज सुबह 6 बजे से कल सुबह 6 बजे तक के लिए लगाई गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी और सिद्धार्थनगर के डीएम दीपक मीणा ने भी इसकी पुष्टि की है। बैन लगाए जाने के बाद राघवेंद्र प्रताप सिंह ने एक फेसबुक पोस्ट में इसे विद्यार्थियों की साजिश बताया और उन्होंने कहा कि साजिश का जवाब राष्ट्रवादी और हिंदुत्ववादी जनता आने वाले 3 मार्च को देगी। बीजेपी का ये दावा कितना सफल होता है, ये तो सच में वक्त बताएगा। बीजेपी को वोट देने वाला ही हिंदू है, इससे पहले आपने 80-20 की बात भी सुनी होगी। यूपी वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश बीजेपी करने में जुटी है। पार्टी और सरकार का पूरा ध्यान बहुसंख्यक वोटों पर है, लेकिन जहां इस समय ध्यान दिया जाना चाहिए उसकी चिंता नहीं है। हम बात कर रहे हैं यूक्रेन की, जहां 18,000 भारतीय फंस गए हैं।
इनके एक वीडियो को ट्वीट करते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर सवाल उठाए हैं। यूक्रेन रूस विवाद पर अभी तक भारत की तरफ से कोई बड़ा कदम नहीं लिया गया है। भारत सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं ले रही, जिसका खामियाजा यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को भुगतना पड़ रहा है और सरकार का ध्यान सिर्फ चुनावों पर है। ये सभी आरोप है विपक्ष के और अब इन आरोपों के साथ ही विपक्ष ने सरकार के रवैये के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया है। पीएम मोदी पर बरसते हुए राहुल गांधी ने ट्वीट किया और कहा, इस तरह की हिंसा झेल रहे भारतीय छात्रों और इन वीडियो को देखने वाले उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदना है। किसी भी अभिभावक को इससे नहीं गुजरना चाहिए। भारत सरकार को तत्काल इन्हें वहां से निकालने का विस्तृत प्लान फंसे हुए लोगों के साथ साथ उनके परिवार वालों के साथ साझा करना चाहिए। हम अपनों को नहीं छोड़ सकते हैं। राहुल गांधी ने यूक्रेन में फंसे हुए छात्रों के लिए अपनी चिंता जाहिर की है। साथ ही एक वीडियो भी साझा किया है जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे भारतीय छात्र यूक्रेन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं निकलने दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, छात्रों के साथ मारपीट की खबरें भी सामने आ रही हैं। छात्रों का दावा है कि उनके साथ मारपीट करने वाले यूक्रेन के सैनिक हैं, जिसकी जिम्मेदार भारत सरकार है, क्योंकि भारत सरकार यूक्रेन की मदद नहीं कर रही है। ऐसे में यूक्रेन की सेना छात्रों पर गुस्सा निकाल रही है। इससे पहले भी विपक्ष ने सरकार को घेरते हुए सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की थी, लेकिन सरकार ने अनसुना कर दिया था। अब देखना होगा यूक्रेन में छात्रों के साथ हुई बर्बरता को देखकर भी सरकार कोई कदम उठाती है या फिर ऐसे ही चुप्पी साधे बैठी रहती है। भारतीयों की सुरक्षित वापसी तय करना मोदी सरकार की जिम्मेदारी है। मोदी सरकार की सुस्ती ने भारतीयों की चिंता बढ़ा दी है, तो दूसरी ओर अब दिल्ली हाईकोर्ट बीजेपी नेताओं की चिंता बढ़ा रहा है। सीएए को लेकर दिल्ली में हुए सांप्रदायिक टकराव के मामले में मोदी सरकार के मंत्री सहित बीजेपी नेताओं को हाईकोर्ट ने समन भेजा है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को उत्तर पूर्वी में साल 2020 में हुए सांप्रदायिक टकराव के मामले में सुनवाई करते हुए बीजेपी के कई बड़े नेताओं को नोटिस जारी कर उनका पक्ष रखने के लिए कहा है। दरअसल इन नेताओं पर हेट स्पीच देने का आरोप लगा है। साथ ही ये भी आरोप है कि इनके नफरती भाषणों के कारण ही दिल्ली में दंगे हुए थे, जिसको लेकर एक याचिकाकर्ता शेख मुजत्तबा फारूक ने कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने मांग की थी कि भाजपा नेताओं अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा, परवेश वर्मा और अभय वर्मा पर हेट स्पीच के लिए एफआईआर दर्ज की जाए। कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए कई बड़े नेताओं को पहले नोटिस जारी कर दिया और उनका पक्ष रखने के लिए कहा। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और अनूप कुमार मेहंदीरता की बेंच ने 2020 में हुए दंगों से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए याचिका में जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी उन्हें नोटिस भेजा है। अदालत ने सभी को नोटिस भेजते हुए कहा कि इससे पहले कि हम उन पर कोई कार्रवाई करें, हमें उन्हें एक मौका देना होगा। अगर वो इसके खिलाफ है तो उन्हें बिना सुने हम कुछ नहीं कर सकते। आपको बता दें कि इन याचिकाओं में सिर्फ कार्रवाई ही नहीं, कुछ लोगों को राहत देने, एक एसआईटी का निर्माण करने, दंगे में कथित रूप से शामिल पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर करने की भी मांग की गई है। इन नेताओं में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और अन्य लोग शामिल हैं। यानी अब सरकार के मंत्रियों को नफरती भाषण देना भारी पड़ गया है। डीबी लाइव की रिपोर्ट। देश की राजधानी में इतना बड़ा बवाल हुआ और सरकार ने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया, लेकिन अब बीजेपी नेता मुश्किल में घिरते नजर आ रहे हैं। बीजेपी की मुश्किलें कर्नाटक में भी बढ़ती दिख रही हैं, जहां हिजाब मामले में हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कई बार तल्ख टिप्पणी की। हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने 11 दिनों तक सुनवाई के दौरान सरकार को जमकर फटकार लगाई। मुंबई सरकार से कोर्ट ने कहा कि अगर कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी फैसला करती है कि हिजाब पहनकर संस्थान में आना जुर्म नहीं है तो आप क्या करोगे। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि ऐसी स्थिति आने पर ही कुछ कहा जा सकता है। दरअसल हिजाब मामले में कर्नाटक सरकार ने एक आदेश जारी करके कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी को सारे अधिकार सौंप दिए हैं। सरकार के मुताबिक कमेटी जो फैसला करेगी वो माना जाएगा। चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, जस्टिस कृष्णा दीक्षित और जस्टिस एएम काजी की बेंच ने पूछा कि क्या सरकार अपना पल्ला झाड़ रही है, वो हर चीज कमेटियों पर नहीं छोड़ सकती। ध्यान रहे कि हिजाब मामले की सुनवाई के पहले दिन ही हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया था कि स्कूल कॉलेज में किसी भी तरह से धार्मिक परिधान पहनने पर रोक है। मुस्लिम छात्राओं की दलील थी कि इस्लाम में हिजाब पहनना उनके लिए जरूरी है, जबकि दूसरा पक्ष उनके इस दावे का विरोध कर रहा है। मुस्लिम छात्राओं की तरफ से एडवोकेट देवदत्त कामत ने जिरह की। हाईकोर्ट ने कामत से भी पूछा कि क्या ये प्रैक्टिस सही है। उनका कहना था
शैक्षणिक संस्थानों में ड्रेस कोड होता है, वहां पर ऐसे परिधान पहनना कहां तक ठीक है। जस्टिस कृष्णा ने सीडीसी में विधायक के शामिल होने पर उठाए गए सवाल पर तल्ख तेवर दिखाए। उन्होंने पूछा कि क्या विधायक को सीडीसी का मेंबर नहीं होना चाहिए? वो संविधान को समझता है और जानता है। वैसे भी विधायक डेवलपमेंट कमेटी के बहुत से मेंबरों में से एक शख्स है। उन्होंने देवदत्त कामत से पूछा कि क्या उनके पास सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का कोई फैसला है जिसमें कहा गया हो कि जनप्रतिनिधि इस तरह की कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी का मेंबर नहीं हो सकता है। और बुलेटिन के आखिर में बिहार में नीतीश सरकार की बढ़ती मुश्किलों की। बिहार में शराबबंदी कानून के चलते नीतीश सरकार की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। कानून लागू होने के बाद से बिहार में शराब तस्कर एक्टिव हो गए थे, जिसको लेकर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा था। ऐसे में अब विपक्ष की तरफ से बार बार सवालों में घिर रही नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। आखिर क्या है सरकार का फैसला, देखते हैं ये खास रिपोर्ट। नीतीश सरकार की शराबबंदी सवालों के घेरे में है। इतना ही नहीं, खुद सीजीआई रमन ने भी शराबबंदी कानून को सरकार का बिना सोचे समझे लिया गया फैसला बताया था। वहीं इस कानून के चलते पुलिस के कामकाज के तरीकों पर तो खुद विधानसभा स्पीकर विजय कुमार सिन्हा ने सवाल खड़े किए थे। उन्होंने कहा था कि शराब की अगर 100 बोतल पकड़ी जाती है तो पुलिस सिर्फ 5 दिखाती है। ऐसे में नीतीश सरकार चौतरफा घिर गई थी, क्योंकि शराबबंदी कानून लागू होने के बाद भी बिहार में अवैध शराब का धंधा तेज हो गया था, जिस कारण कई लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी, जिसके लिए सरकार ने लंबे मंथन के बाद एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल बिहार में शराबबंदी के बीच बड़ा फैसला लिया गया है। फैसले के मुताबिक अब शराब पीने वालों को पकड़े जाने पर जेल नहीं भेजा जाएगा। इसके बदले उसे सिर्फ शराब माफियाओं की जानकारी देनी होगी। अगर शराब माफिया की गिरफ्तारी हो जाती है तो शराब पीने वाले को जेल नहीं जाना होगा। इसके साथ ही बिहार पुलिस और मद्य निषेध विभाग को विशेष अधिकार भी दिए गए हैं। बिहार सरकार के इस फैसले से साफ है कि नीतीश सरकार कितनी मजबूर हो गई है, जिसका मुख्य कारण ये भी है कि राज्य में जहरीली शराब पीने से कई लोगों की जान जाने के चलते एनडीए में ही फूट की खबरें सामने आ गई थी और बीजेपी और जेडीयू के बीच बहस छिड़ गई थी, जिसका फायदा विपक्ष उठा रहा था। ऐसे में लंबे मंथन के बाद नीतीश ने ये फैसला लिया है। अब इस फैसले का कितना होगा असर, ये देखने वाली बात होगी। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।